ह्यूमेक्टेंट्स हम लोग अब स्टडी करेंगे। ह्यूमेक्टेंट्स को भी हम लोग जो हैं वो ऐड करते हैं अपने सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस के अंदर। ह्यूमेक्टेंट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर को रिटेन करके रखते हैं। तो जिस भी प्रेपरेशन के अंदर ह्यूमेक्टेंट्स आप ऐड करेंगे, उस प्रेपरेशन के अंदर ये टेंडेंसी होगी कि वो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करे, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको स्किन की सरफेस के ऊपर, स्किन की सरफेस को मॉइस्ट रखे। आम तौर पे जो पोलियोल्स या पोली अल्कोहल्स जो होती हैं, जिसमें ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, सॉर्बिटॉल 70% है, या पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल लेकिन लो मॉलिकुलर वेट, ये ह्यूमेक्टेंट होते हैं आम तौर पे हम लोग ऐड करते हैं। अब क्योंकि मल्टीपल टाइप्स हैं हमारे पास ह्यूमेक्टेंट्स की, सो इनको चूज़ करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमें बेसिकली कितना रेट ऑफ मॉइस्चर एक्सचेंज रिक्वायर है किसी प्रेपरेशन के अंदर, और ये रेट ऑफ मॉइस्चर जो एक्सचेंज है ये आपकी जो विस्कोसिटी ऑफ द प्रेपरेशन है या जो टेक्सचर ऑफ द प्रेपरेशन है उसको कैसे एक्सप्लेन ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हमें सामने रखी जाती हैं। ये मटेरियल्स जो हैं, इसमें एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि क्रीम कुछ अरसे के बाद अगर आप उसको यूज़ ना करें बार बार, तो आप देखेंगे कि उसकी जो सरफेस होती है वो ड्राई हो जाती है, और ड्राई होके बड़ी ब्रिटल सी हो जाती है। तो ये उस क्रीम के अंदर ये फिनोमेना होता है जिसमें क्वांटिटी ऑफ सरफेक्टेंट कम डाली होती है, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, रादर जो एयर होती है वो उसकी टॉप लेयर को ड्राई कर देती है। सो अगर ऐसा कोई फिनोमेना आपकी प्रेपरेशन के अंदर आ रहा है, तो आप इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ ह्यूमेक्टेंट। ये कंसिस्टेंसी को बढ़ाती है ह्यूमेक्टेंट्स। ये जो रबिंग क्वालिटी होती है हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की, इनको बढ़ाती है। स्प्रेडिंग जो है विदाउट एक्सेसिव रोलिंग, इसको ये बढ़ाती है। सॉर्बिटोन 70% जो है ये हाइग्रोस्कोपिक है। 70% मोर, जो सॉर्बिटोल 70% मैंने आपको बताया, ये ज़्यादा इसे आप कह सकते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक है देन ग्लिसरीन। और ये आम तौर पे 3% इज़ इनफ फॉर द प्रेपरेशन, जिसके अंदर आम तौर पे 10% ग्लिसरीन डाली जाती है। तो ये प्रेपरेशन में अगर आपने 10% ग्लिसरीन डाल के उसको ह्यूमेक्टेंट करना है, तो उसकी जगह पे अगर आप 70% ग्लिसरॉल डालेंगे तो वो सिर्फ 3% डालेगा। ठीक है जी। पीजी और पीईजी जो हैं ये ओकेजनली हम लोग यूज़ करते हैं एज एन ह्यूमेक्टेंट, और जब भी कभी इनको यूज़ करते हैं तो ग्लिसरीन के साथ इसको यूज़ करते हैं मिक्स करके। ठीक है। और इन दोनों की जो टेनेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब वाटर वो ग्लिसरीन से कम होती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थे ह्यूमेक्टेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है वो प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी आ रही है। प्रिजर्वेटिव के बारे में हम सब जानते हैं कि ये प्रेपरेशन के अंदर इसलिए ऐड किए जाते हैं कि प्रेपरेशन जो है वो ख़राब ना हो जाए, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए। लेकिन इसके अंदर कुछ इश्यूज़ ये आते हैं कि प्रिजर्वेटिव जब भी आप ऐड करते हैं तो उसकी क्वांटिटी हमेशा स्पेसिफिक क्वांटिटी ऐड की जाती है। कभी भी हम लोग जो है वो ज़रूर से ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड नहीं करते। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन सेल्स एज वेल। So, furthermore, there are multiple other issues associated with the preservatives. It include they may sting, they may irritate the skin. Commonly, we use methyl parabens and propyl parabens, and in some cases, benzalkonium chloride. ख़ास तौर पे जो पैरेंटल्स होते हैं या जो ऑफ्थेल्मिक प्रेपरेशंस होती हैं, बेंजोइलिक क्लोराइड उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव चॉइस होता है ऑफ्थेल्मिक प्रेपरेशंस के अंदर, वो बोरिक एसिड होता है। आपको पता है बोरिक एसिड इटसेल्फ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है उसके पास, प्लस बोरिक एसिड जो है वो 1.7% बोरिक एसिड, 1.73% बोरिक एसिड आइसोटोनिक एज वेल। सो 1.73% सोल्यूशन अगर आप बोरिक एसिड का बनाएं तो वो वही इफेक्ट देता है आपको जो इफेक्ट 0.9% सोडियम क्लोराइड देता है। सो again boric acid is very important as far as the preservation is concerned and the tonicity is concerned of the ophthalmic preparations. ठीक है। generally there is a need of preservative in the semi-solid preparations because as we have discussed before, we have certain oils present inside inside our preparation. तो वो जो ऑयल्स हमारे पास होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं बहुत जल्दी, चाहे वो सिंथेटिक भी हो, इवन देन दे कुड गेट रेंसिड। सो इन दैट केस आमतौर पे 48 आवर्स से 7 डेज़ के अंदर अंदर ही मोल्ड उसके अंदर इफेक्ट जो है वो कर देता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं।
अच्छा जी, मेथड इज़ नोन एज डी वैल्यू डेसिमल रिडक्शन टाइम इज़ द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब डिफरेंट जो प्रिजर्वेटिव होते हैं इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, ये जिसको आप ये कहें कि हमें कैसे पता लगता है कि हमारा प्रिजर्वेटिव जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है या एक मेथड होता है जो कहलाता है डी वैल्यू। डी वैल्यू जो है वो बेसिकली डेसिमल रिडक्शन टाइम है, और ये एक्सप्लेन हमें ये करता है कि कितने स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितना रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, और ये रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है ये आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपने सैंपल लिया, उसके अंदर आपने उसको उसकी स्टेबिलिटी आपने लगाई है और आपने चेक किया कि इसमें कितने ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉलोनीज बन रही हैं, तो उसे कैलकुलेट करके आप फिर ये देखते हो कि हम इतनी क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव लेंगे तो इतने टाइम में ये इसको जो है वो किल कर देगा। अब क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव सर्टेन पॉइंट से आप नहीं बढ़ा सकते, सर्टेन क्वांटिटी से आप नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए फिर हमें टाइम डिपेंडेंसी पे जो है ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास जो है फिर बाद में हम लोग इसी का ग्राफ प्लॉट करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव वर्सेस द डिस्ट्रक्शन, तो उससे फिर हमें पता लगता है कि कितने ऑर्गेनिज्म पर ग्राम जो हैं वो हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग ये डी वैल्यू मेथड कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्ट जो है इनोकुलेटिंग दी प्रोडक्ट विद नोन अमाउंट ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपने अभी चेक करना है कि किसी ख़ास प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी किसी ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कैसी है, तो वो ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी जो है वो आप ले लोगे और अपने प्रोडक्ट को उससे इनोकुलेट करोगे। उसके बाद प्रोडक्ट को आप सैम्पल करोगे, प्रोडक्ट टू रिकॉर्ड द पॉपुलेशन, उसमें से आप सैम्पल विड्रॉ करोगे और उसमें से आप पॉपुलेशन देखोगे, कॉलोनीज चेक करोगे कि कितनी कॉलोनीज बन रही हैं इसके अंदर। फिर लॉग ऑफ सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच टाइम। अब यहाँ पे एक चीज़ जो पीछे रह गई थी वो ये थी कि आपके जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर आपने प्रिजर्वेटिव ऐड किया हुआ है, तो फिनिश प्रोडक्ट विद प्रिजर्वेटिव, उसके साथ आप उसके अंदर अपनी जिस बैक्टीरिया की कॉलोनी को आपने चेक करना है कि वो प्रिजर्वेटिव उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, वो आप उसके अंदर इनोकुलम बनाओगे, उसका इनोकुलेट कर दोगे, फिर उसको आप फेवरेबल इन्वायरमेंट दोगे, वो ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद फिर आप उसको सैम्पल के तौर पर चेक करोगे कि कितनी ग्रोथ हुई है। और फिर आप इसके बाद जो स्टेप नंबर 3 होगा वो होगा कि लॉग ऑफ सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म एच ईच टाइम लाइन इज़ कैलकुलेटेड प्लॉटेड। आप उसकी लॉग वैल्यू लॉग ले लेंगे जी, कितना ऑर्गेनिज्म जो है ईच टाइम पे अवेलेबल था, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, 4 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, 8 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, और आप इसके आप लॉग वैल्यू ले लेते हैं कि कितनी कॉलोनीज या कितना माइक्रोब जो है वो अवेलेबल है। फिर उसकी आप स्लोप निकाल लेते हैं, और उसके बाद नेगेटिव स्लोप अगर आपके पास आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ डिक्रीजिंग, सो बेसिकली किलिंग हो रही है। तो नेगेटिव स्लोप जो है वो डी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है इसके अंदर। ठीक है, विच इज़ इटसेल्फ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द किलिंग ऑफ द बैक्टीरियाज। ठीक है जी, सो दिस वाज अबाउट द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स है। नेक्स्ट जो 7th कैटेगरी है इसके अंदर हमारे पास वो एंटीऑक्सीडेंट्स की है। हम अपने प्रेपरेशन के अंदर ख़ास तौर पे सेमी सॉलिड प्रेपरेशन के अंदर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स को भी ऐड करते हैं, बिकॉज रेंसिडिटी का फिनोमेना जो होता है वो 2 तरीके से होता है। वो इनिशिएट होता है बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ तक कैसे पहुँची है उसके 2 वेज हैं। पहला वे तो ये है कि जी आपके पास जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है वो है, और दूसरा वे है कि आपके पहले सब्सटेंसेस के अंदर भी ऑक्सीजन थी जो आपने रिमूव नहीं की प्रॉपर मिक्सिंग में, और वो इंट्रैप हो गई है, इट कैन कॉज ऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उनको भी अगेन देखा जाता है कि वो टॉक्सिक ना हो, इरिटेंट ना हो, उनकी पोटेंसी ऐसी ना हो कि वो थेराप्यूटिकली इफेक्ट करना शुरू कर दें, वो कंपेटेबल होने चाहिए, उनका ऑर्डर नहीं होना चाहिए, वो कोई कलरेशन ना डिसकलरेशन या कलरेशन ना करें प्रेपरेशन के अंदर, वो स्टेबल हों थ्रू आउट दी शेल्फ लाइफ ऑफ दी प्रेपरेशन, और वो सॉलेबल हों। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि जी आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, तो फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट और ब्यूटाइल स्टीरेट जो है ये कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टॉपिकल प्रेपरेशन, लेकिन उनको ओरली यूज़ नहीं करते। ओरली के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें हम क्या यूज़ करते हैं। सो आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट और ब्यूटाइल स्टीरेट जो है दीज आर कॉमनली यूज इन दी ट्रॉपिकल प्रेपरेशन, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन फॉर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़।
सो यहाँ तक जो है ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। टॉपिक था आपका फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस। हमने इसके अंदर ये देखा कि हमने जब भी कोई सेमी सॉलिड प्रेपरेशन बनानी है तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। हमने उसके अंदर नंबर 1 ड्रग ऐड करनी है, नंबर 2 हमने उसके अंदर व्हीकल ऐड करनी है, नंबर 3 हमने उसके अंदर ऐड करना है, नंबर 4 हमने उसके अंदर पेनिट्रेशन इन्हेंसर्स ऐड करने हैं, नंबर 5 हमने उसके अंदर ह्यूमेक्टेंट्स को ऐड करना है, नंबर 6 हमने उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करना है, और नंबर 7 हमने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना है। तो ये 7 चीज़ें मिल के जब आपका सिस्टम के अंदर मिक्स होंगी विद ऑप्टिमम कंसंट्रेशन और स्टेबिलिटी को सामने रखते हुए और द पैरामीटर को सामने रखते हुए, तो आपकी बेस्ट फॉर्मुलेशन जो है वो बनेगी जो थ्रू आउट द मेंशन शेल्फ लाइफ तक वो स्टेबल रहेगी।